हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए इस वीडियो में एक बड़े ही इंटरेस्टिंग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जिसका नाम है मान व्हिटनी यू परीक्षण, इसके बारे में जो है बात करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। और अभी तक हमने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में पैरामीट्रिक टेस्ट बहुत सारे और कुछ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में भी हमने बात की है। उसी क्रम में हम एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये मान व्हिटनी यू परीक्षण जो कि एक अप्राचलिक सांख्यिकी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपने सारे जो है डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए अपनी इस वीडियो को और समझते हैं क्या होता है मान व्हिटनी यू टेस्ट। तो जैसा कि आपने पहले जान रखा है, हमारी वीडियो के द्वारा आपने देखा होगा कि जो हम स्टैटिस्टिक्स में या रिसर्च के दौरान हमें कुछ आंकड़ों का विश्लेषण करना होता है और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट तभी इस्तेमाल किए जाते हैं जब आंकड़े जो हमारे या जो हमारे डेटा है वो कुछ एजम्पशंस या पहले से निर्धारित मान्यताओं का पालन नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में हम अप्राचलिक सांख्यिकी विधियों का या नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं डेटा के विश्लेषण के लिए। ठीक है, तो मान व्हिटनी यू परीक्षण जो है ये भी एक मान्यता मुक्त या अप्राचलिक सांख्यिकी परीक्षण है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। ठीक है ना। बात करते हैं कि ये क्यों या कैसी परिस्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। तो जब हमें कभी दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों या दो इंडिपेंडेंट सैंपल अगर हमारे पास हैं, अलग अलग समूह से लिए जा सकते हैं, या एक ही प्रकार के दो अलग अलग समूहों से लिए गए सैंपल्स अगर हैं तो उनकी तुलना करने के लिए हम मान व्हिटनी यू परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने विल्कॉक्सन का जो टेस्ट हमने पढ़ा था, समेल युग्म चिन्हित क्रम परीक्षण, तो उसमें क्या था, उसमें दो सैंपल तो थे लेकिन दोनों सैंपल एक दूसरे से संबंधित थे, अर्थात एक ही सैंपल को पर दो बार परीक्षण किया गया था, है ना। और उन दोनों के बीच हम जब वहाँ पर तुलना कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसी विल्कॉक्सन परीक्षण का कुछ यहाँ पर अलग तरीके से ये किया गया है कि यहाँ पर जो दो सैंपल लिए जाएंगे, दो अलग अलग जो सैंपल लिए जाएंगे जिनकी तुलना हमें करनी है, ये दो अलग अलग समष्टियों से या दो अलग अलग पॉपुलेशन से लिए जाएंगे। दोनों में कोई संबंध हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि मान व्हिटनी यू परीक्षण दो स्वतंत्र या टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स की तुलना करने के लिए मान व्हिटनी यू परीक्षण का जो है उपयोग किया जाता है। करता क्या है ये, तो मान व्हिटनी यू परीक्षण जो होता है वो देखता है कि क्या जो दो लिए गए प्रतिदर्श हैं एक ही समष्टि से लिए गए हैं या दो अलग अलग समष्टियों से लिए गए हैं, अर्थात एक ही पॉपुलेशन से दोनों सैंपल्स लिए गए हैं या फिर एक ही पॉपुलेशन से दोनों सैंपल लिए गए हैं। ठीक है, यदि एक ही समष्टि से लिए गए हों तो इनमें कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा। जो भी हम इन दो सैंपल्स के बीच जो हम डिफरेंस या अंतर देखेंगे, जिसको हम अवलोकित अंतर या ऑब्जर्व डिफरेंस कहते हैं, वो केवल संयोग मात्र होगा, प्रतिचयन त्रुटि के कारण, सैम्पलिंग एरर्स के कारण जो है वो होगा, है ना। बात समझ में आ गया। अगर एक ही समष्टि से लिए गए हैं तो बात समझ में आ गया, एक ही समष्टि से लिए गए हैं तो जाहिर सी बात है उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा, यानी शून्य परिकल्पना हमारी स्वीकार कर ली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और समझते हैं कि आगे इसे टी परीक्षण का सर्वोत्तम अप्राचलिक विकल्प कहा जाता है। टी परीक्षण एक हमने पढ़ा था कि जो टी टेस्ट होता है ये एक प्राचलिक
या पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसमें हम दो समूहों के मध्यमानों की तुलना करते हैं, परंतु यहाँ पर टी परीक्षण की कुछ मान्यताएं होती हैं और उन मान्यताओं को जब हमारा डेटा हमारे आंकड़े जब जो मान्यताओं या एजम्पशंस हैं उसको पूरा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम टी परीक्षण का उपयोग नहीं कर सकते हैं और हमें करना पड़ेगा किसी अप्राचलिक सांख्यिकी का प्रयोग, और उसके लिए सर्वोत्तम जो विकल्प है वो है मान व्हिटनी यू परीक्षण। ठीक है, मान व्हिटनी यू परीक्षण। मान व्हिटनी यू परीक्षण या अन्य कोई भी अप्राचलिक सांख्यिकी जो है वो हमें किसी भी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें अथवा कोई भी पैरामीट्रिक टेस्ट पर आधारित नहीं होती है, वो रैंक पर आधारित होती है ना। हम कोई भी जब हम समूहों की तुलना करेंगे तो हमें उनके बीच क्रम या फिर रैंक की तुलना की जाएगी, जैसे आप आगे की ओर समझते जाएंगे। ठीक है, तो ये टी परीक्षण का सर्वोत्तम विकल्प जो है वो समझा जाता है। इसका उपयोग बड़े और छोटे दोनों ही समूहों के लिए या प्रतिदर्शों के लिए किया जा सकता है, चाहे प्रतिदर्श बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कि रैंक पर आधारित है, ये क्रमों की तुलना करता है, इसलिए इसका उपयोग हम नामित या क्रमित स्तर पर इकट्ठा किए गए आंकड़ों के विश्लेषण में भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में बात आ गई ना। तो इसका नाम जो है कैसे मान व्हिटनी यू परीक्षण पड़ा, तो अगर इसकी प्रतिपादन की बात की जाए तो सबसे पहले फ्रैंक विल्कॉक्सन ने जो है इसको दो छोटे छोटे प्रतिदर्शों की तुलना के लिए जो प्रतिपादित किया था सबसे पहले, लेकिन इसको विस्तृत रूप में प्रतिपादन करने वाले, एक नए तरीके से विस्तृत रूप में प्रतिपादित करने वाले दो सांख्यिकी विद हैं जिनका नाम है पहला HB मान और DR व्हिटनी। ये जो दो हमारे सांख्यिकी विद हैं इन्होंने मान व्हिटनी यू परीक्षण को जो है नए रूप में प्रतिपादित किया और इसीलिए इस परीक्षण का नाम मान व्हिटनी यू परीक्षण भी पड़ा है। ठीक है, क्योंकि क्रमों के योग पर आधारित है इसलिए इसे क्रम योग परीक्षण या सम ऑफ रैंक टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको प्रतिपादित करने में 3 लोगों का हाथ है, यानी कि 3 सांख्यिकी विदों ने इसको क्रमशः जो है प्रतिपादित किया है। सबसे पहले विल्कॉक्सन ने किया, तो इसलिए विल्कॉक्सन और बाद में मान व्हिटनी ने मिलकर इसको नए रूप में प्रतिपादित किया, इसलिए इन तीनों के नामों से भी जाना जाता है कि विल्कॉक्सन मान व्हिटनी परीक्षण। ठीक है, तो 3 इसके नाम हैं। ज़्यादातर ये मान व्हिटनी परीक्षण या यू परीक्षण के नाम से जाना जाता है। यू परीक्षण के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें हमें यू फैक्टर की गणना करनी होती है, यू गुणांक की जो है गणना हमें इसमें करनी पड़ती है। कैसे करेंगे यू गुणांक की गणना, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 2 समूह हैं, 2 अलग अलग समूह थे, 2 अलग अलग ग्रुप, इन्हीं की तुलना करनी है। तो अब इन 2 ग्रुप्स में जो भी प्राप्तांक होंगे, 2 समूहों में जो भी प्राप्तांक होंगे, इनको एक संयुक्त समूह या कंबाइंड ग्रुप मान के हम रैंक देते हैं, है ना। उनको रैंक देंगे, जो सबसे छोटा प्राप्तांक होगा उसको 1, उससे बड़ा होगा उसको 2, उससे अगर बड़ा होगा तो 3, इसी तरह से बढ़ते हुए प्राप्तांकों को हम रैंक भी बढ़ते हुए क्रम में देते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राप्तांक 1 से अधिक प्राप्तांक समान प्राप्त हो जाते हैं, है ना, एक समान होते हैं, तो उनको कैसे रैंक देंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो रैंक देना समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटे को हम 1 रैंक देंगे, अगर उससे बड़ा प्राप्तांक है तो 2, उससे बड़ा है तो 3, उससे बड़ा है तो 4, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में प्राप्तांकों को बढ़ते हुए क्रम में रैंक भी देते जाएंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि कुल जितने प्राप्तांक हैं, रैंक देने में जो सबसे बड़ा रैंक आएगा वो कुल प्राप्तांकों की संख्या के बराबर होगा, अर्थात N1 + N2 के बराबर यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे यू फैक्टर की गणना करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 यू फैक्टर या 2 यू गुणांक की गणना करनी है, U1 और U2। U1 और U2 को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास 2 सूत्र हैं U1 और U2 के लिए अलग अलग। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि U1 के लिए जो फार्मूला है वो N1 N2 + N1 ब्रैकेट में N1 + 1/2 - सिग्मा R1, और उसी तरीके से U2 के लिए भी
N1 N2 प्लस N2 ब्रैकेट में N2 प्लस 1/2 माइनस R2। ये जो फॉर्मूला है लगभग सेम ही है। U1 के लिए जो है आप देख सकते हैं कि उसमें N1 और R1 का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन U2 के लिए N2 और लास्ट में R2 का इस्तेमाल किया गया है। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो आशा है आपको ये जो फार्मूला है ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। इसको कॉन्सेप्ट से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें N1 N2 R1 R2 ये है क्या, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। N1 जो है प्रथम समूह में यानी पहले समूह में कुल प्राप्तांकों की संख्या है। उसी तरह N2 जो है दूसरे समूह में कुल प्राप्तांकों की संख्या है। R1 क्या है, प्रथम समूह में दिए गए क्रमों का योग, और R2 जो यहाँ पर है वो दूसरे समूह में दिए गए क्रमों का या रैंक्स का कुल योग यहाँ पर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसका प्रयोग हम छोटे और बड़े दोनों ही प्रतिदर्शों के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, एक चीज़ और जान लीजिए कि U1 और U2 की कैलकुलेशन जब हम कर लेंगे तो U1 और U2 में जो दोनों सबसे छोटा आएगा, चाहे U1 आए चाहे U2 आए, दोनों में से जो छोटा आएगा वही हमारा वास्तविक U मान होगा या U वैल्यू होगी। यानी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी को हम U वैल्यू कहेंगे, ठीक है ना, U1 और U2 में। ठीक, जब हमारा प्रतिदर्श अर्थात N1 और N2 दोनों में से कोई एक भी अगर 20 से कम है, या N1 और N2 अगर 20 से कम है, यानी कि पहला समूह और दूसरा समूह में जो प्राप्तांक हैं वो 20 से कम है, तो हमें U मान की गणना के बाद जो सार्थकता का परीक्षण करना होता है U मानों का, उसको हम U सारणी से करेंगे, है ना। U टेबल से हम जो है गणना सार्थकता का परीक्षण करेंगे, ठीक है ना। और यदि 20 से बड़े हैं तो 20 से अगर बड़े हैं तो जो U मान हमारा आएगा उसको हम Z मान में बदल लेंगे, और उसके बाद Z टेबल से हम तुलना करके U मानों की सार्थकता का परीक्षण करेंगे। अब Z मान में बदलने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, तो आइए हम उसको अगली स्क्रीन पे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ हम यहाँ पर जान लेते हैं कि छोटे प्रतिदर्शों के लिए यदि U मान छोटे प्रतिदर्शों के लिए यानी 20 से कम प्राप्तांकों के समूह वाले ग्रुप के लिए या प्रतिदर्श के लिए U मान वांछित सार्थकता स्तर पर यदि सारणी मान से कम हो, यानी जो आपने वैल्यू U मान कैलकुलेट जो किया है वो टेबल वैल्यू से कम होती है तो सार्थक कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर छोटे प्रतिदर्शों के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आती है तो वो सार्थक कहलाएगा। सार्थक होने का मतलब दोनों समूहों में, दोनों ग्रुप्स में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, अर्थात दोनों ग्रुप जो है एक समान है, अर्थात शून्य, है ना। परिकल्पना को सार्थक अंतर होने का मतलब यह है, सॉरी इसको एक बार फिर से देख लीजिए कि सारणी मान से कम होता है और सार्थक अंतर होने का मतलब क्या है कि ये दोनों ग्रुप में जो है वास्तविक रूप में अंतर है, ठीक है, अंतर है ना, समझ में आ गया। और जब अंतर होगा तो शून्य परिकल्पना को निरस्त कर दिया जाएगा। शून्य परिकल्पना क्या कहेगी, शून्य परिकल्पना ये कहेगी कि दोनों समूहों में कोई अंतर नहीं है, अर्थात दोनों समूह mu1 और mu2 बराबर हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा यदि सार्थक हुआ तब, ठीक है। इस बात को ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। इसी में कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि यदि कैलकुलेटेड वैल्यू U टेस्ट की, जब हम U टेस्ट करते हैं तो उस दौरान यदि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम आती है तो यह जो U वैल्यू है वो सार्थक कही जाएगी, सिग्निफिकेंट होगी, और शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात समझते हैं। एक चीज़ और कि यदि U मान जितना ही कम होता जाता है, U मान जितना ही कम होगा जो हम कैलकुलेट करेंगे उसके सार्थक होने की संभावना उतनी ही अधिक होती जाती है। U मान जितना ही कम होगा उसके सार्थक होने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाती है, अर्थात शून्य परिकल्पना के निरस्त होने की संभावना भी उतनी ही अधिक होती जाती है। अब बड़े प्रतिदर्शों की बात करते हैं। बड़े प्रतिदर्श अर्थात
N1 और N2 का मान यदि 20 से ज़्यादा है, समूह या प्रतिदर्शों में प्राप्तांकों की संख्या 20 से अधिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया जेड मान में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे जेड मान में? तो आपके सामने स्क्रीन पर ये फार्मूला दिख रहा है। उस जो यू मान हमने ज्ञात किया है, यू वैल्यू, उस यू वैल्यू को हम चेंज कर देंगे जेड वैल्यू में, और तब हम जेड वैल्यू की सहायता से, जेड टेबल की सहायता से हम सार्थकता का या सिग्निफिकेंस का टेस्ट जो है हम करेंगे। फार्मूला क्या है? यू माइनस N1 N2 अपॉन 2 और होल अपॉन अंडर रूट N1 N2 ब्रैकेट में N1 प्लस N2 प्लस 1 अपॉन 12। ये थोड़ा सा बड़ा सा फार्मूला है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हमें जब भी आवश्यकता पड़ती है तो हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि हम जो सिग्निफिकेंस टेस्ट करते हैं वो ज़्यादातर 0.05 और 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल पे करते हैं, ठीक है ना। तो जेड टेबल जब भी हम देखेंगे तो इन्हीं दोनों सिग्निफिकेंस, जेड टेबल या यू टेबल, दोनों में से कोई भी देखेंगे तो हमें इन्हीं दोनों सिग्निफिकेंस लेवल पे ध्यान देना है, ठीक है। समझ में आया? तो आगे की चीज़ आइए हम समझते हैं। कब हम बड़े प्रतिदर्शों की स्थिति में कब जो है सार्थक कहा जाएगा और कब असार्थक कहा जाएगा हमारा यू वैल्यू, आइए उसको समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक पुच्छीय परीक्षण की स्थिति में यदि हम वन टेल्ड टेस्ट कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो जेड मान आएगा इसका, ये जो है इसका जेड मान यदि 1.67.05 स्तर पे और 2.33.01 स्तर पे आएगा से अधिक आएगा तो हम इसको सार्थक कहेंगे। कहने का मतलब क्या है? अगर 0.05 स्तर पे जो हमारा जेड मान 1.67 अगर आए, ठीक है, तो इसे हम सार्थक कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर 0.1 सार्थकता स्तर पे मान जो है वो 2.33 से अधिक आए, 2.33 से अधिक आए तो इसको हम तब जाके हम सार्थक कहेंगे एक पुच्छीय परीक्षण की स्थिति में। वन टेल्ड टेस्ट की कंडीशन में ये होगा। और जब हम जानते हैं कि जब मान सार्थक होता है तो शून्य परिकल्पना को निरस्त कर दिया जाता है। वहीं अगर द्विपुच्छीय परीक्षण आप कर रहे हैं, टू टेल्ड टेस्ट कर रहे हैं, है ना, टू टेल्ड टेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि यदि जेड की वैल्यू 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे 1.96 से ज़्यादा और 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल पे 2.58 से अगर ज़्यादा आती है तब ये सार्थक कहलाएगा, ठीक है, तब ये सार्थक कहलाएगा और ऐसी स्थिति में शून्य परिकल्पना को निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों ही वन टेल्ड या टू टेल्ड टेस्ट में जो सिग्निफिकेंस लेवल है इस वैल्यू से कम आता है, हमारा जेड वैल्यू इससे कम आता है, तो हम उस जेड वैल्यू को असार्थक या नॉन सिग्निफिकेंस कहेंगे और नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ में बात आ गया ना? तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखिएगा। ये दो वैल्यूज़ आपको याद रखनी है यदि आपको यू वैल्यू की सिग्निफिकेंस टेस्ट आपको करना है तो, ठीक है। तो इतनी बात आशा है आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीन पे सारी चीज़ें आपको लिखी हुई दिख रही होंगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जो एक छोटे प्रतिदर्श के लिए है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमने लिया है एक छोटे स्मॉल सैंपल के लिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, दो अलग अलग सैंपल हमारे फर्स्ट सैंपल एंड सेकंड सैंपल, प्रथम प्रतिदर्श और द्वितीय प्रतिदर्श यहाँ पर लिए गए हैं और कोई परीक्षण किया गया है और दोनों परीक्षणों में जो प्राप्तांक हमें मिले हैं वो कुछ इस तरीके से। देखिए, दोनों प्रतिदर्शों में प्राप्तांकों की संख्या अलग अलग भी है और साथ ही इनमें जो है अंतर भी दिख रहा है। यही अंतर हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों अंतर वास्तविक रूप में है अथवा केवल प्रतिचयन त्रुटि के कारण ये प्रतिदर्शों में अंतर हमें देखने को मिल रहा है। अर्थात क्या ये दोनों ही सैंपल एक ही समष्टि से लिए गए हैं अथवा अलग अलग समष्टि से लिए गए हैं। यदि एक ही समष्टि से लिए गए होंगे तो ये जो अंतर है वो केवल एक प्रतिचयन त्रुटि के कारण आया है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर अलग अलग समष्टियों से लिए गए होंगे तो इनमें जो
अंतर की सार्थकता है वह वास्तविक रूप में पाई जाएगी, यानी अंतर सार्थक होगा, है ना, और शून्य परिकल्पना निरस्त यहाँ पर होगी। तो वही चीज़ हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि दिए गए प्राप्तांकों निम्नवत हैं, क्या दोनों प्रतिदर्शों में अवलोकित अंतर सार्थक है। ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रतिदर्शों में अवलोकित अंतर है या नहीं, ये पूछ रहा है। अर्थात यहाँ पर अंतर की दिशा को नहीं बताया है, यहाँ पर हम अदिशीय परीक्षण करने वाले हैं या फिर टू टेल्ड टेस्ट यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे ये बात आपको समझ पड़ेगी। तो इसके लिए हम एक सारणी का इस्तेमाल करेंगे और वो टेबल आपकी स्क्रीन पर अब दिखेगी। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया है, आप केवल अभी रैंक पर ध्यान मत दीजिए। सारणी आपको दिख रही है, ये जो रैंक है दोनों ग्रुप्स का, इस रैंक पे आप ध्यान मत दीजिए। इसको मैं समझाता हूँ कि कैसे रैंक दिया गया है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कई स्टूडेंट जो पूछते रहते हैं कि रैंक जो है हमें समझ नहीं आई, तो फिर से आप समझ लीजिए इसको, है ना। और हर एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जो रैंक दिया जाएगा वो इसी तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो रैंक है अभी जो हमने पहले ही इसको सॉल्व कर दिया है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए, केवल जो है प्राप्तांक जो है मार्क्स यहाँ पर जो मिले हैं उस पर ध्यान दीजिए। अब आइए इसको हम रैंक देना शुरू कर दें। सबसे पहले हमने दोनों जो ग्रुप्स हैं उसको अलग अलग टेबल में लिख लिया है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। प्रथम प्रतिदर्श और द्वितीय प्रतिदर्श को हमने यहाँ पर लिख लिया है और उनमें प्राप्तांकों को कॉलम में हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 10, 12, 8, 15, 14, 16 है, तो हमने 10, 12, 8, 14, 15, 16 लिख लिया है। ठीक है, समझ बात आई। उसी तरह से दूसरा जो हमारा सैंपल है उसमें 18, 10, 12, 11, 9, इसको भी हमने एक क्रम में लिख लिया। अब हमारा काम आता है रैंक देना। कैसे रैंक देंगे, तो सबसे पहला काम रैंक देना ही होता है। तो देखिए, आइए हम सबसे पहले रैंक देते हैं। जो यहाँ पर रैंक पर टाइप किया गया है उसको अभी ध्यान मत दीजिए, जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा, सबसे पहले हम इन दोनों ग्रुप्स को कंबाइन ग्रुप मानेंगे, एक संयुक्त ग्रुप जो है संयुक्त समूह मानेंगे। ठीक है, और संयुक्त समूह मानते हुए रैंक देंगे। तो सबसे छोटा, दोनों समूहों में सबसे छोटा अंक कौन सा है, आप देख रहे हैं 8 है, तो इसको 1 अंक दे दीजिए। उसके बाद 9 है, इसको 2 रैंक दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे 9 के बाद 10 है, इसको आप 3 रैंक दे दीजिए, 3। ठीक है, 10 यहाँ पर देखिए 2 बार है, 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है, तो आप पहले इसको 4 रैंक दे दीजिए, 3, 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद 10 के बाद 11 है यहाँ पर, उसको 5 रैंक दे दीजिए। 12 है, 6 है ना, 12 एक जगह और है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, तो इसको आप 6 के बाद 7 रैंक दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर पे आते हैं, 14 है, इसको 8 दे दीजिए। 15 है, 9 दे दीजिए। 9 तक हमने रैंक दे दिया है। अब 15 से बड़ा अंक कौन सा है, 16 है, इसको 10 रैंक दे दीजिए। 17 यहाँ पर 17 कहीं है, 17 नहीं है, 18 है, तो इसको हम 11 रैंक दे देंगे। उसके बाद 18 के बाद कोई इससे बड़ा अंक अब यहाँ पर नहीं है। देखिए 11 सबसे बड़ा जो हमने क्रम दिया है वो ध्यान दीजिएगा, वो 11 है, और कुल समूह में, दोनों समूहों में कुल प्राप्तांकों की संख्या n भी कितनी है, 11 ही है। लेकिन एक सवाल ये उठता है यहाँ पर कि इस दोनों समूहों में कुछ प्राप्तांक ऐसे हैं जो एक समान है, जैसे कि ये 10 और यहाँ पर 10। ठीक है, ये 10 और 12, ये दोनों प्राप्तांक जो है एक समान है, तो हम इनको रैंक अलग अलग कैसे दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो रैंक हमने दी है अभी अस्थाई है। ठीक है, यदि दोनों समूह में प्राप्तांक एकदम अलग अलग हो तब तो रैंक देना आसान होता है, लेकिन जब कोई प्राप्तांक 2 या 2 से अधिक समूहों में मैच कर जाए, सेम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में रैंक हम पहले दे लेते हैं अपने मन से। ठीक है, लेकिन जो उसमें से एक समान प्राप्तांक होगा उसका औसत निकाल कर वो क्रम देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने अपने मन से पहली बार में जो रैंक दिया था 10 को पहले ध्यान देते हैं, 10 2 बार आया हुआ है, तो 3 पहले को 3 हमने रैंक दिया था और दूसरे 10 जो प्राप्तांक है उसको 4 रैंक दिया था। तो आपको कितना, इसका क्रम कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 3 + 4 और इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए 2 से इसमें आप भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 3 7/2 और ये जाएगा 3.5, 3.5 आ जाएगा। और यही 3.5 हम 10 को देंगे, है ना, दोनों 10 को हम क्या रैंक देंगे, 3.5। और देखिए स्क्रीन पे आपको 3.5 हमने दोनों ही 10 के सामने लिख दिया है। ठीक है,
और दूसरा जो प्राप्तांक मैच कर रहा था वो था 12 या 12, और उस 12 को हमने एक 12 को 6 रैंक दिया है और दूसरे 12 को 7, ठीक है ना, 6 और 7 रैंक दिया है 12 को। तो इसका भी एवरेज निकाल देंगे, 6 + 7/2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 6 होता है 13 और बटे 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6.5, ठीक है। अर्थात जो 12 हमारा प्राप्तांक है, जो मार्क्स है, उसको हम 6.5 रैंक देंगे। तो देखिए स्क्रीन पे आपको 6.5 12 के सामने लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, समझ में आता है। और बाकी जितने भी प्राप्तांक हैं इन दोनों 10 और 12 के अलावा सब अलग अलग हैं, इसलिए इनको रैंक भी अलग अलग दिया गया है, ठीक है, समझ में बात आ गई ना। तो कैसे रैंक दिया जाता है समझ में आ गया होगा। और हर एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में इसी तरह से हम रैंक देंगे, इसको आप बात गांठ बांध लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, समझ में आया ना। जब हमने रैंक ऑर्डर कोरिलेशन पढ़ा था तो उसमें भी हमने रैंक दिया था, और उसमें भी रैंक कुछ इसी तरीके से दिया जाएगा। जब भी प्राप्तांक मैच करेंगे, एक समान हो जाएंगे, तो उनका हम उनको दिए गए रैंक का एवरेज जो आएगा वो रैंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। और जो फाइनल रैंक हमारी है वो अब आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है। फाइनल रैंक जो हमारी वास्तविक जो रियल रैंक है वो ये है। 10 को हमने 3.5, 12 को 6.5, 8 को 1, 15 9, 14 8, 16 10, 18 11, और 10 जो प्राप्तांक है 3.5, 12 प्राप्तांक को 6.5, 11 को 5, 9 को 2, ठीक है। इस तरीके से रैंक हमने दे दिया। अब रैंक का काम जब पूरा हो जाता है तब हम प्राप्तांकों का योग, अर्थात पहले समूह के प्राप्तांकों का योग N1 जो है वो कितने हैं, 6 हैं, और N2 कितने हैं, तो उसमें 5 लोग हैं, ठीक है। प्राप्तांकों का योग नहीं यहाँ पर निकालना है, जितने प्राप्तांक हैं वो निकालना है, कितने हैं, तो 6 प्राप्तांक है यहाँ पर, दूसरे समूह में कुल 5 प्राप्तांक हैं, ठीक है। उसके बाद योग निकालना है R1 का, यानी ग्रुप्स का, पहले ग्रुप का योग। आप पहले ग्रुप में जितने भी यहाँ पर रैंक दिया आपने हैं उसको जोड़ेंगे तो 38 आने वाला है, 38 आने वाला है। उसी तरह दूसरे ग्रुप में जितने भी रैंक आपने दिया है उसको सम करेंगे, उसको योग करेंगे तो 28 आएगा, यानी कि R2 सिग्मा R2 का मान 28 आएगा। अब ये हमने जो है कैलकुलेट कर लिया। फार्मूले पे चलेंगे और फार्मूले पे इन सभी वैल्यू को उस फार्मूले में पुट करेंगे, U1 और U2 का मान आ जाएगा। चलिए अगली स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला फार्मूला U1 का, U1 में जो फार्मूला आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें सारी वैल्यू को पुट करते हैं। N1 N2 और R1 का मान रखते हैं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, N1 का मान 6, N2 का मान 5 और सिग्मा R1 का मान 38। यदि आप इसमें फार्मूले में पुट करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इसको आइए फर्दर सॉल्व अगर आप करेंगे तो 30 + 21 - 38, और ये U1 की जो वैल्यू फाइनल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 13 या 13, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, U2 का वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं। U2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सेम फार्मूला, केवल N1 की जगह पे जो है N2 हो गया है ना। शुरुआत का ये जो टर्म है, जो पद है, उसमें N1 N2 रहेगा, बाकी के जो बाद में पद आ रहे हैं उसमें N1 की जगह पे N2 कर दिया गया है। इसको कॉन्सेप्ट से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इसमें फार्मूले में जो वैल्यू है पुट करते हैं, और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे N2 का मान हमारा 5 था तो हमने N2 की जगह पे 5 रख दिया है, और R2 की जगह पे R2 का जो वैल्यू था वो था 28, तो 28 हमने रख दिया जो टेबल में हमने कैलकुलेट की थी। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 30 + 15 - 28, और जो फाइनल वैल्यू U2 की आएगी वो आएगी 17। अब दोनों वैल्यू में कंपेयर करिए, U1 और U2 को कंपेयर करिए, कौन कम है। तो हम देख रहे हैं कि U1 जो है वो कम है U2 से, है ना। U2 17 है, U1 13 है, तो U1 कम है। अब यही हमारी फाइनल U वैल्यू हो जाएगी, यानी फाइनल U वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, U वैल्यू क्या हो जाएगी, U = 13। अब देखिए U 13 आ गया, चूँकि प्रतिदर्श छोटा है, प्रतिदर्श हमारा क्या है, छोटा है, इसलिए हम इस U वैल्यू का जब सिग्निफिकेंस टेस्ट या सार्थकता परीक्षण करेंगे तो हमें U टेबल देखना पड़ेगा। अब U टेबल में हम 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल और 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल पे, और N1 N2 6 और 5 के लिए जब हम U टेबल देखते हैं तो N1 = 6 और N2 = 5 के लिए जब आप U सारणी देखते हैं तब आपको 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे जो वैल्यू दिखती है वो आती है 5,
और 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल पे जब आप वैल्यू देखते हैं तो क्रिटिकल वैल्यू जब आप देखेंगे तो वो आएगी 2, ठीक है। 5 और 2 दोनों ही सिग्निफिकेंस लेवल पे है ना। टेबल ध्यान दीजिएगा, यू टेबल देखने के लिए हमें इस समूह में जो प्राप्तांकों की संख्या है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। यू टेबल हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से यू टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो N1 और N2 6 और 5 के लिए हमारा ये दोनों सिग्निफिकेंस लेवल पे वैल्यू 5 और 2 आ गई है। अब हम इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे जो हमारी कैलकुलेटेड यू वैल्यू आई है। कैलकुलेटेड यू वैल्यू हमारी आई है 13, ये तो दोनों से ही ज़्यादा है ना, ये दोनों से ही ज़्यादा है। 0.05 से भी और 0.01 सार्थकता स्तर पर 5 और 2 दोनों से ही ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पर दोनों ही स्तरों पर ये जो यू वैल्यू का मान है वो असार्थक है, नॉन सिग्निफिकेंस है ना, असार्थक है यहाँ पर, ठीक है। असार्थक होने का मतलब कि शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आया ना। तो यू वैल्यू जो आई है वो असार्थक है, शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाएगा, अर्थात जो हमारी नल हाइपोथेसिस H0 जो हमारी बनेगी, जो हमारी नल हाइपोथेसिस ये बनेगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। नल हाइपोथेसिस कि μ1 इज इक्वल टू μ2, अर्थात दोनों समूहों में कोई अंतर नहीं है और ये दोनों समूह एक दूसरे के समतुल्य हैं, बराबर हैं, ये चीज़ जो है वो स्वीकार कर ली जाएगी। लेकिन जो हमारी जो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि दोनों में अंतर है, यानी कि μ1 एंड μ2 इज़ नॉट इक्वल टू, है ना, ये क्या कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। समझ में आ गया। तो ये जो है हमारी फाइनल कंक्लूज़न हमने यहाँ पर निकाल लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो है वो यू टेस्ट या मान व्हिटनी यू टेस्ट आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेट अब कर सकते हैं। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप के लिए अगर नया है तो जाहिर सी बात है आपको एक बार और इसको देखना पड़ेगा। इस वीडियो को देखिए, समझिए, समझने का प्रयास करिए। मैंने विस्तार से आपको ये चीज़ समझाने का जो है प्रयास किया है, ठीक है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो में अंत तक बने हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ऐसे ही हम नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, आपके कोर्स से संबंधित, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स से संबंधित। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको समय से मिलती रहे, है ना, और आप सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे जो है स्कोर कर सकें। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।